पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों, और पहला चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था और उसके एमसीक्यू भी हम लोगों ने बना लिए थे, राइट। आज मैं दूसरा चैप्टर करा रहा हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और कल हम लोग इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कर लेंगे, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली सीयूईटी में यहाँ से क्लास एनसीईआरटी से उठ के आ जाता है डायरेक्टली। तो बहुत अच्छे से क्लास समझना एक एक चीज़ें, सो दैट क्लास आपको ये ध्यान रहे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हो। जहाँ जहाँ से पॉसिबल है मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब मैं यहाँ क्लास मैक्सिमम क्लास 25 से 30 मिनट के अंदर अच्छे से कवर कर दूंगा। आप एक एक करके क्लास चीज़ों को समझते चले जाना। पूरा का पूरा चैप्टर में आपको रिवाइज कराऊंगा आगे चल के, बट यहाँ पे फिलहाल एनसीईआरटी की रीडिंग, तो जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी को रीडिंग करना नहीं आ रहा, वो सिर्फ इतना रीड कर लो जो इतना मैं आपको दे रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। देखो क्लास, जो FW टेलर साहब हैं वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है क्लास कि वो क्या थे, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। और जो हेनरी फ्योल थे वो थे फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ध्यान रखना क्लास, हेनरी फ्योल जो थे वो थे फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, और FW टेलर जो थे वो थे क्लास अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ये बात आप ध्यान रखना कि दोनों में से कौन क्या क्या थे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा गया है। तो एक थे मैकेनिकल इंजीनियर जो कि FW टेलर थे जिन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे, और एक थे क्लास हेनरी फ्योल साहब जिन्होंने जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, और वो थे क्लास फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ये चीजें क्लास आप ध्यान रखोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, और जो इसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं, सबसे पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जो फोकस किया था, उन्होंने किसने फोकस किया था क्लास, FW टेलर साहब ने, उन्होंने क्लास साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फोकस किया था। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला फीचर है क्लास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना वो बेसिकली सारे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है। तो ये जैसा आपने परवेसिव पढ़ा था ना, वैसे स्मॉल हो गया, बिग हो गया, प्रॉफिट मेकिंग हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो गया, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है। हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी, किस तरीके से क्लासों से अप्लाई किया जाएगा वो डिपेंड करेगा क्लास, बहुत सारे ऑप्शन पे वो डिपेंड करता है। अगला क्लास जनरल गाइडलाइंस। ये एक यहां से केस स्टडी पूछ लिया जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना वो जनरल गाइडलाइंस है। ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस है, बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम। ये ध्यान रखना, डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन, ये वर्ड एग्जैक्टली पूछा जा चुका है पहले भी। दे डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू द ऑल मैनेजरल प्रॉब्लम। तो ये कौन सा फीचर है ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो है क्लास जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक एंड क्लास ऑफ मेनी फैक्टर्स। बिकॉज जो रियल बिजनेस सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डायनामिक है, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तीसरा है क्लास फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। Principle of management are collecting wisdom of managers as well as experimentation। तो ये क्लास जो principles of management बनाए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट से बनाए जाते हैं। क्लास मैनेजर्स को बहुत सारा डेटा दिया जाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिसर्च किए जाते हैं, बहुत सारी स्टडीज की जाती है, तब बनाया जाता है। तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन ये हो गया। अच्छा, फ्लेक्सिबल में क्या आ सकता है, दे आर फ्लेक्सिबल, कैन बी मॉडिफाइड द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। तो अगर ये लाइन एज इट इज ए लाइन आती है, मैं इस सिचुएशन में आपको ये पढ़ा रहा हूं जो एज इट इज लाइन आती है एनसीईआरटी की, मैं इस चैप्टर को ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि चैप्टर आपने पढ़ रखा है, अब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हो, चैप्टर तो आपको अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन और डिस्पर्सल यानी डिसेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। कितना, देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कुछ पावर को अपने हाथ में रोक के रखो, कुछ पावर को नीचे डेलीगेट करो। कितना रोक के रखना पावर अपने हाथ में, टॉप लेवल कितना रोक के रखेंगे और कितना नीचे डेलीगेट करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसको बोलते हैं क्लास फ्लेक्सिबल। बिहेवियरल, जहां पे क्लास बिहेवियर की बात करता है, जो ह्यूमन है उसके क्लास जो बिहेवियर को क्लास इन्फ्लुएंस करने की बात करता है, उसको बोलते हैं बिहेवियरल इन नेचर। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। तो ह्यूमन और क्लास जो रिसोर्सेज है हमारे पास, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। कॉज एंड इफेक्ट तो बताता है, जो कॉज एंड इफेक्ट है वहां से जो क्वेश्चन आता है वो कहता है दे टेल अस, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्यों लगाया गया है और उसका इंपैक्ट क्या होगा।
कोई भी प्रिंसिपल अगर लगाया गया है तो क्यों लगाया गया है वो प्रिंसिपल, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये उस बारे में बताता है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, क्यों और उसका इफेक्ट क्या होगा। In real life situations are not identical, so accurate cause and effect relationship may be difficult to establish, but आप हमेशा ध्यान रखना, ये भी आ सकता है assertion reason में या true false में, accurate cause and effect relationship बताना मुश्किल है, accurate नहीं बताता, सिर्फ cause and effect, but accurate नहीं कि यही accurate है बिल्कुल। कंटिजेंट, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिजेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना वो कंटिजेंट है, वो डिपेंड करता है क्लास बहुत सारे सिचुएशंस पे, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयज डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेमुनेशन, एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, बट अच्छी सैलरी का डेफिनेशन क्या है, टीयर 1 टीयर 2 सिटी में, टीयर 3 सिटी में, सब हर सिटी का एक रेमुनेशन लेवल अलग अलग है। आप अमेरिका में रहते हो तो उसका रेमुनेशन अलग होगा, इंडिया में रहते हो अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में उसका, जैसे मान लो गुड़गांव है, ठीक है, मुंबई है, वो काफ़ी महंगा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर क्लास आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है ना उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर ऐसी बातें लिखी गई है उसे बोलते हैं क्लास कंटिजेंट, जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेज रेट ऑफ ऑक्यूपेशन, जो ऑक्यूपेशन चल रहा है उसमें वेज रेट क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें फैक्टर्स आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है क्लास सिग्निफिकेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला है क्लास जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रोवाइड मैनेजर्स यूजफुल, जो भी साइंटिफिक नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, प्रोवाइडिंग मैनेजर यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अगर ये लाइन आता है तो ये कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। Adherence to this principle will add their knowledge, ability and understanding manager situation and circumstances। तो जितने भी मैनेजर की सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है, वो चीज़ें देखता है। ये इवन मैनेजर की हेल्प करता है अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखने के लिए। ये पॉइंट क्लास एग्जामिनेशन में एज इट इज़ आया हुआ है। इट विल ऑल्सो इनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक एंड कंजर्व टाइम बाई सॉल्विंग रेकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। तो अपनी गलतियों से सीखते हैं और सुधार करते हैं ताकि वो रिपीट ना हो। तो ये कौन सा इंपॉर्टेंस है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। ओके, सेकंड इज optimum utilization of resources. Resources should be put into use in such a manner that they should be given maximum benefit with minimum cost। कम से कम पैसा लगा के ज़्यादा बेनिफिट ले सके, उसी को तो बोलते हैं optimum utilization of resources। Scientific decision, they emphasize logic rather than blind faith। ध्यान रखना, जो principles of management है ना वो ब्लाइंड फेथ पे काम नहीं करता, आपके एक्सपीरियंस पे काम नहीं करता, वो काम करता है साइंटिफिक डिसीजंस के ऊपर। यानी जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो क्लास साइंटिफिक है, जो फ्री फ्रॉम बायस्ड है, प्रीजुडाइज है। दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सिचुएशन। हर सिचुएशन का एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके क्लास डिसीजंस को लिया जाता है, ठीक है। अगला है क्लास मीटिंग चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं उन चेंजेस को क्लास इंटरनल इन्वायरमेंट में लागू करने के लिए। तो मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, राइट। नेक्स्ट चेक करते हैं क्लास, एक सेकंड रुको, दोबारा ओपन करता हूं इसको, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करा रहा हूँ ना, ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप एनसीईआरटी को रीड नहीं कर पा रहे, आपको दिक्कत हो रही है रीड करने में, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, राइट। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसको अच्छे से करते हुए चलना। एक सेकंड शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हो गया क्लास ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगला साइंटिफिक डिसीजंस। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं क्लास ये ब्लाइंड फेथ के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ खास नहीं। हाँ, ये है फेडरिक विंसलो टेलर, क्लास ध्यान रखना। और ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी लिखा हुआ है। और इन्होंने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी में काफ़ी काम किया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला है क्लास टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है, ये लाइन एज इट इज आती है। टेलर बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। ये किसके अंदर आता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर। टेलर बिलीव करते हैं एक ही बेस्ट मेथड है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, और वो स्टडी और एनालिसिस से ही किया जा सकता है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगला है क्लास
He emphasized that there should be complete harmony between the management and workers. Both realize each one's importance. ये भी आता है harmony not discord के अंदर. पहला आता है science not rule of thumb के अंदर, ये आता है harmony not discord के अंदर. इन दोनों ही जरूरी हैं एक दूसरे के लिए. उसको बोलते हैं harmony not discord. मैनेजमेंट को भी गेन शेयर करना चाहिए वर्कर के साथ. किसके अंदर आता है? ये तो कीवर्ड्स मैंने पहले ही बता रखा है, इसमें तो आप फंसोगे नहीं. ऐसा नहीं कि हमने बहुत चीजें तो पहले कर ली है, जो जो रीडिंग की लाइन से उठ के आ सकती हैं, ताकि आपकी एनसीईआरटी रीडिंग आसान हो जाए, आपको एक इंटरेस्टिंग तरीके से एनसीईआरटी पढ़ने को मिल जाए, इसलिए मैं वो करा रहा हूं आपको. विलिंग एम्ब्रेस चेंजिंग द गुड ऑफ द कंपनी, बोथ शुड बी पार्ट ऑफ द फैमिली. एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को लगना, दोनों क्लास फैमिली के पार्ट जैसा ही होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा. ट्रू इंटरसेक्ट ऑफ द टू आर वन से ध्यान रखना, इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए. That prosperity of employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity of employee. भला दोनों का होगा, आप एम्प्लॉय का भला किए बिना कंपनी का भला नहीं कर सकते. जापानीज कंपनी में क्लास एम्प्लॉयज को फैमिली मेंबर की तरह माना जाता है, पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है उनको. ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में ये लाइन एग्जैक्ट आती है, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस थ्रू कोऑपरेशन. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर लाइन एज इट इज एनसीईआरटी में क्लास लिखा हुआ है, पेपर में आ जाता है कि प्रिंसिपल जो कंपटीशन है शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन. कंपटीशन को रिप्लेस किया जाता है कोऑपरेशन से. फॉर दिस मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय कोई सजेशन देता है उसको आपने वेलकम करना है. ऐसा सेम टू सेम प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है हेनरी फेयोल का, जो हम आगे पढ़ेंगे. और इसमें क्लास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर एक चीज और आती है. अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर और मैनेजमेंट. तो वर्कर और मैनेजमेंट दोनों के बीच में जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बराबर बराबर बंटना चाहिए. ऑल डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड ऑलमोस्ट वर्क साइड बाय साइड. मैनेजमेंट को भी साइड बाय साइड काम करना चाहिए और वर्कर को भी बिना बात के क्लास स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अगला क्लास टेलर वाज इन व्यू दैट कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय सिलेक्शन. जब आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो ना, तब से ही आप अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो, उसको ट्रेनिंग दो, उसका डेवलपमेंट करो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो. उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्लास एक तरीके से वॉयलेट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्लास प्रिंसिपल ऑफ यूनिट, जो एक ही वन मतलब ऑर्डर, कि आपको ऑर्डर एक बॉस से लेना है. यहां पे कहता है 8 बॉस होने चाहिए फंक्शनल फॉर्मैनशिप के अंदर. टेलर एडवोकेट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन. तो ये लाइन कहीं लिखा आ जाए तो वो कौन सा टेक्निक है, या आप टेक्निक पे आ गए. ठीक है, कौन सा टेक्निक है? फंक्शनल फॉर्मैनशिप. ठीक है, और ये तो पता ही क्लास आपको, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन कौन होता है, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर कौन कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. ध्यान रखना, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है क्लास? फर्दर डेवलप स्टैंडर्ड विच शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी का जो स्टैंडर्ड रहेगा, एक ही प्रोडक्ट है ना क्लास जो कहीं भी यूज हो सकता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. ग्रेडिंग का मतलब क्वालिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देना. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक बेंचमार्क क्रिएट कर देना. स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? बेंचमार्क क्रिएट करना विच मस्ट बी adhered to during प्रोडक्शन. यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है? एक बेंचमार्क सेट कर देना जिसको क्लास आपने आगे फॉलो करना है. नेक्स्ट है मेथड स्टडी. बेस्ट मेथड की बात की जाती है. टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर राइट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर. एवरी एक्टिविटी इन पार्ट ऑफ मेथड स्टडी. देखो, मेथड का मतलब क्या है? सबसे बेस्ट मेथड को लेके आना. टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएल. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना क्लास, जो अंडरलाइनिंग करके दे रहा हूँ. टेलर पूरी बुक को रीड करनी पड़ती है अंडरलाइनिंग करने के लिए, जो आप ना करो इसलिए मैं करके दे रहा हूँ, वीडियो बना के समझा भी रहा हूँ. टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली. टेलर ने क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बनाया है यूजिंग मेथड स्टडी, कि भाई कौन से मेथड से काम कराया जाएगा, बेस्ट मेथड क्या है. सभी मेथड को अप्लाई करो, सबसे बेस्ट वाले को चूज करो. मोशन स्टडी बेसिकली अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए बनाया जाता है. जो बेमतलब की मूवमेंट कंपनी करता है ना, प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को फिक्स करो, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करो, इसलिए मेथड स्टडी की बात आती है. टाइम स्टडी. द ऑब्जेक्टिव टाइम स्टडी टू डिटरमाइन कितने लोगों की जरूरत है. ये किस स्टडी से पता चलता है, कौन से टेक्निक से पता चलता है, उसको बोलते हैं क्लास टाइम स्टडी. फैटिग स्टडी की बात करता है क्लास कि कितने रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं फैटिग स्टडी. ब्रेक कितने देने हैं. डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल, उसको वायलेट करता है. ये कहता है ज्यादा काम करने वालों को ज्यादा तनख्वाह दो. एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है, जिससे जो एफिशिएंट वर्कर है उनको रिवॉर्ड मिलता है और अनएफिशिएंट वर्कर जो है उसको एक पनिशमेंट की तरह मिलता है. तो फिर क्लास वहां पे ध्यान रखना, ही वांटेड टू रिवॉर्ड टू एफिशिएंट वर्कर्स, और जो अनएफिशिएंट वर्कर्स हैं जो काम नहीं कर रहे सही से, उनको एक तरीके का
पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। मेंटल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये एटीट्यूड चेंज करने की बात करता है। जो भी नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना वर्कर्स में और मैनेजमेंट में, ये उसको बदलने की बात करता है कि वर्कर नेगेटिव ना सोचे मैनेजमेंट के बारे में और मैनेजमेंट भी नेगेटिव ना सोचे वर्कर के बारे में। तो यानी कि हाँ ध्यान रखना क्लास, एक वर्ड लिखा है वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन आपने कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर ही पढ़ा था, लेकिन वो था क्लास आपका मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, और ये क्या है क्लास टेक्निक, तो वो मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर ही आता है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है 19 ईयर ओल्ड इंजीनियर, ये क्लास बात चल रही है हेनरी फ्योल की बात चल रही है। हेनरी फ्योल के टेलर तो हो चुका है क्लास, हेनरी फ्योल की बात चल रही है। ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है, ठीक है। फ्योल वाज द फर्स्ट। अब किसने सबसे पहले 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था? ये सवाल देखना बहुत बच्चों को नहीं आता, 90% बच्चे को नहीं बनता सवाल ये। फ्योल वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ध्यान रखना क्लास, तो पहले प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था, बट लेकिन पहले जो आइडेंटिफाई करने वाले लोग थे वो तो हेनरी फ्योल। कुछ और ध्यान रखना क्लास, हेनरी फ्योल में जो प्रिंसिपल्स है डिवीजन ऑफ वर्क, वो बेसिकली बात करता है स्पेशलाइजेशन की, ठीक है। ध्यान रखना वो किसकी बात करता है? स्पेशलाइजेशन की। तो जहां भी स्पेशलाइजेशन की बात होगी वो कौन सा प्रिंसिपल होगा? डिवीजन ऑफ वर्क। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजमेंट पावर, कोई मैनेजमेंट की पावर का मिसयूज ना करे, तो अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट द सेम टाइम मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। डिसिप्लिन हमेशा बात करता है रूल्स रेगुलेशन की, ये सब हमने पहले भी डिटेल में पढ़ रखा है और एनसीईआरटी में भी सेम वही लाइन है। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट विच आर नेसेसरी टू वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोमिसेस हैं जो मैनेजर ने वर्कर्स के लिए किए हैं, जो वर्कर्स ने मैनेजर्स के लिए किए हैं, वो पूरा करे, डिसिप्लिन तरीके से काम करे, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। यूनिटी ऑफ कमांड बात करता है, ये जो प्रिंसिपल है ये नोट्स में दे दूंगा आपको क्लास एसपीसीसी ऐप पे, जैसे पहला नोट दिया था। He felt that if the principle is violated, authority is undermined, discipline, jeopardy, order disturbed and stability threatened. The principle resemble class military organization. ध्यान रखना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल फॉलो किया आता है, एक बॉस की सुनो आप, एक कमांड, आपको डिफरेंट बॉसेस से ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। ये सवाल एग्जैक्टली ये लाइन पेपर में आता है, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड किया जाता है। कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है? यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान, ये बात करता है क्लास ऑन नो अकाउंट शुड बी वर्किंग टू डिवीजन ओवरलैप। देखो ये जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये ओवरलैपिंग को रोकता है, ओवरलैपिंग एक्टिविटी को रोकता है। वन हेड वन प्लान, पहले एक गोल को अचीव करो तब दूसरे गोल पे चलो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये बात क्या करता है? ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय may want to get maximum salary while working least। भैया आप ज्यादा ज्यादा कमाना चाहते हो कम से कम काम करके, तो ये कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑल दी सिचुएशंस इंटरेस्ट ऑफ, देखो कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में क्लास सुपरसेट करना चाहिए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना, कंपनी के बारे में सोचना है। एग्जाम्पलरी बिहेवियर को फॉलो करना है, मैंने ये तक बता रखा है आपको पहले, जो आपको जो कीवर्ड्स बताए थे ना, एग्जाम्पलरी बिहेवियर को, मतलब क्लास आपको टेम्पटेशन में नहीं पड़ना, ब्राइब नहीं लेना, अपने बारे में नहीं सोचना, कंपनी के बारे में सोचना है। यूनिटी ऑफ कमांड में डुअल सबऑर्डिनेशन को क्लास रोका जाता है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को रोका जाता है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान रखना। रेम्युनरेशन टू पर्सन, the employee should be paid fair wages which should give them least reasonable standards of living। तो देखो क्लास एटलीस्ट अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर सके, लेकिन आपको जो सैलरी देनी है ना क्लास, वो आपको अपनी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी देनी है। और यही क्लास बात कहाँ पे होता है क्लास? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर भी सेम यही बात चलती है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में कोई ऐसा खास कीवर्ड है नहीं, अपने पास पावर रोक के रख रहा है तो वो सेंट्रलाइजेशन, नीचे लेवल पे पावर दे रहा है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन बात करता है एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। ध्यान रखना फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, ताकि कोई भी छूटे ना, टॉप से बॉटम तक सबको इन्फॉर्मेशन पास हो जाए। और शॉर्टकट के लिए गैंग प्लान होता है। अब देखो गैंग प्लान में इन्होंने बोला है कि आप किसी से भी क्लास इन शॉर्ट में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसको बोलते हैं गैंग प्लान। हाउएवर इन एन इमरजेंसी इट कैन बी पॉसिबल दैट वर्कर कैन कॉन्टैक्ट सीईओ डायरेक्टली, तो वर्कर सीईओ के साथ भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है, आप किसी से भी क्लास कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसको बोलते हैं गैंग प्लान, जो शॉर्टकट होता है। ऑर्डर का मतलब क्या है? एसेंशियली इट मींस ऑर्डरलीनेस, फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग इन प्रेजेंट देयर देन क्लास। देखो कोई भी हिंड्रेंस ऑफ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, हर इंसान की हर जगह की, हर इंसान की हर सामान की अपनी एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए जहां वो इंसान वो सामान मिले, उसको ढूंढने में टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए।
इक्विटी की बात करें, एम्फेसिस काइंडलीनेस एंड जस्टिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं जो ये एनसीईआरटी रीडिंग करा रहा हूं, ये इस हिसाब से रीडिंग करा रहा हूं कि आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हो। अगर चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना। काइंडलीनेस एंड जस्टिस, दिस विल इंश्योर लॉयलिटी एंड डिवोशन। लॉयलिटी और डिवोशन क्लास कहाँ मिलता है? इक्विटी के अंदर मिलता है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट करना, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आती है सेम टू सेम यही लाइन, देयर शुड बी गिवन रीजनल टाइम टू शो रिजल्ट। वर्कर को क्लास आपने प्रॉपर टाइम देना है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन नहीं करना है। एनी एडोसिज्म इज in this regard will create instability insecurity among employee। frequent transfer termination नहीं करना है, उसको टाइम देना है कि भाई परफॉर्म करके दिखाओ। इनिशिएटिव क्लास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जैसा ये क्लास कंपनी को एक अच्छा सजेशन सिस्टम बनाना चाहिए ताकि क्लास वर्कर के सजेशन को वेलकम किया जा सके और अच्छे सजेशन देने वालों को रिवॉर्ड भी किया जा सके। आई को वी से रिप्लेस किया जाता है एस्पिरिट डी कॉप्स के अंदर, ध्यान रखना। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज। तो एस्पिरिट डी कॉप्स कहता है कि भैया आई को वी से रिप्लेस करना है, वो आता है एस्पिरिट डी कॉप्स के अंदर। हेनरी फ्यूल टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करता है क्लास, जबकि एफडब्ल्यू टेलर क्लास बात करता है शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री। मतलब कि जो हेनरी फ्यूल है ना, वो मैनेजमेंट के डिसीजंस की बात करता है, मैनेजर्स को कैसा बिहेव करना है, और ये वर्कर्स के डिसीजन की बात करता है, वर्कर को कैसा बिहेव करना है। देखो हेनरी फ्यूल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्लास बनाए हैं जितने भी 14 प्रिंसिपल्स हैं, और लेकिन टेलर ने क्लास ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बना रखा है। हेनरी फ्यूल प्रैक्टिशनर थे, टेलर थे साइंटिस्ट। जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 खत्म। कल इसके एमसीक्यू बना लेंगे चैप्टर नंबर 2 के, तो आप इस चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से एनसीईआरटी से रीड कर लेना। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो वो क्लास आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। देन टेक केयर, बाय बाय।